Hello and welcome to the 10th lecture of your spoken English classes. This is your tutor of English, Tanya. And the topic for today is conjunctions. Yes, this is a very important aspect of sentence formation, that is conjunctions. Let us dive into the introduction of conjunctions. Conjunctions are used to express relationships between in a sentence, linking different clauses together and to combine sentences. जब भी हमें सेंटेंस में दो चीजों को या फिर दो सेंटेंसेस को जोड़ना होता है तो उनके बीच में जो हम चीजें यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं कंजंक्शंस. Without conjunctions, we would be forced to use very brief and simple sentences. क्या होता है अगर हमने दो सेंटेंसेस इकट्ठे बोलने हैं तो हमें इकट्ठे बोलने के लिए उनका एक सेंस बनना चाहिए और वो सेंस क्या बनाते हैं, कंजंक्शंस के जो वर्ड्स होते हैं वो सेंस बनाते हैं. अगर कंजंक्शंस हम यूज नहीं करेंगे तो हमें बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे एंड दैट डजंट लुक गुड एट ऑल. ठीक है, बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, however we are able to make more complex sophisticated sentences that show a connection between actions and ideas. कंजंक्शन का एग्जाम्पल हम सामने सामने देख सकते हैं. उन्होंने पहले लिखा बाय यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंजंक्शन. कंजंक्शन यूज करके हमें क्या मिलता है वो आगे बताना चाह रहे हैं, एक ही सेंटेंस में बताना चाह रहे हैं. तो उन्होंने बीच में एक वर्ड डाल दिया विच इज हाउएवर. हाउएवर इज जॉइनिंग द टू सेंटेंसेस. दिस इज द राइट यूज ऑफ कंजंक्शंस. तो आइए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजंक्शन पढ़ते हैं. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोरिलेटिव कंजंक्शंस एंड कंजंक्टिव एडवर्ब्स. तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं अबाउट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. डेफिनेशन देखते हैं. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर यूज्ड टू जॉइन टू और मोर वर्ड्स, फ्रेजेस और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. ठीक है, जब दो एलिमेंट्स को इकट्ठे हमें ग्रामेटिकली सही एकदम तरीके से जोड़ना है उसके लिए हम क्या किसका यूज करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज करते हैं. वेदर दो फ्रेज हैं, दो वर्ड्स हैं, उनको हम जोड़ना चाहते हैं इकट्ठा मीनिंगफुल वे में, उसके लिए हम यूज करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का. तो देयर आर 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो हम यूज कर सकते हैं. दोज आर फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट और सो. ये 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जो हम अपनी इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मेशन में यूज कर सकते हैं. फॉर यानी जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं, एंड और को हम एंड बोलते हैं, बट लेकिन, और या, येट फिर भी, सो ताकि, बिकॉज, बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं. कुछ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होती हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं, जैसे कि एंड, बट और येट. ये क्या करती हैं, वर्ड्स को भी जोड़ सकती हैं, क्लॉजेस को भी जोड़ सकती हैं, उसके अलावा किसको, फ्रेजेस को भी जोड़ सकती हैं. तो आइए पहले इनके यूजेस पढ़ते हैं एक वन बाय वन करके. फर्स्ट इज यूजेज ऑफ फॉर, कि हम फॉर किन किन जगह पर यूज कर सकते हैं. फॉर इज यूज टू गिव रीजन टू समथिंग, क्यों किया कोई चीज, दैट इज डन फॉर समथिंग. ठीक है, तो फॉर किसके लिए यूज होता है, फॉर द रीजन टू गिव समथिंग. इट कैन नॉर्मली बी यूज टू ओनली जॉइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, इंट्रोड्यूसिंग द सेकंड क्लॉज एज द रीजन फॉर द फर्स्ट वन. हम फॉर का यूज तभी करते हैं जब हमें बिकॉज बताना हो. जैसे बिकॉज की जगह पर हम फॉर को रिप्लेस कर देते हैं, जैसे कि आई बिलीव इन यू फॉर यू हैव नेवर लाइक टू मी बिफोर. मतलब कब मैं आई बिलीव इन यू यानी मैं तुम पर विश्वास करती हूँ. फॉर यू हैव नेवर लाइक टू मी बिफोर, क्योंकि तुमने पहले कभी मुझसे झूठ नहीं बोला. तो ये क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को मिला रहा है कि मैं तुम पर विश्वास करती हूँ और तुमने मुझसे पहले कभी झूठ नहीं बोला. इन दोनों सेंटेंसेस को मिलाने के लिए आई एम यूजिंग द कंजंक्शन फॉर इन बिटवीन देम विच मीन्स बिकॉज, क्यों वो चीज की जा रही है. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल कुड बी ही डिडंट कम टू द पार्टी फॉर ही फेल्ट सिक. वो पार्टी पर नहीं आया, वो सिक था. अब इन दोनों सेंटेंसेस को मिलाने के लिए मैंने बीच में लिख दिया फॉर. क्यों, क्योंकि फर्स्ट जो हमने फ्रेज बोला उसका रीजन सेकंड फ्रेज में है, तो रीजन बताने के लिए हम यूज कर दिया हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दैट इज फॉर. नाउ द नेक्स्ट वन इज एंड. एंड का तो बहुत ही ज्यादा बेसिक मीनिंग है विच इज और. जब हम दो चीजों के बारे में कुछ बात करनी होती है तो हम एंड का यूज करते हैं. एंड इज यूज टू एड वन मोर एलिमेंट टू अनदर. इट कैन जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस, इंडिपेंडेंट क्लोजेस सच एज जेम्स एंड जैक. ही ran, swam and played. मतलब जो भी चीज एक से ज्यादा की जा रही है, कोई वर्ब किया जा रहा है, कोई नाउन एक से ज्यादा है, तो उसके बीच में हम किसका यूज करते हैं, एंड का यूज करते हैं.
ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन इज नॉर. नॉर आपने हमेशा पढ़ा होगा, नॉर, नीदर, ईदर, और. तो नॉर का क्या मतलब होता है? ना ही. इंग्लिश में पढ़ते हैं. Nor is one of the most limited coordinating conjunctions. It is used to present an additional negative idea. एडिशनल नेगेटिव आइडिया पे ध्यान दीजिए. जब आपको एक नेगेटिव आइडिया बताना होता है उसके लिए आप यूज करते हैं नीदर का. नीदर इज यूज्ड इन द फ्रंट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि शुरू में यूज हो जाता है. और बीच में भी अगर आपने कोई एडिशनल एक नेगेटिव स्टेटमेंट पास करनी है अपने सेंटेंस में, तब आप किस कंजंक्शन का यूज करेंगे? यू विल यूज द कंजंक्शन नॉर, NOR, नॉर. ठीक है. ही डजंट लाइक फुटबॉल, नॉर डज ही एंजॉय हॉकी. आपने शुरू में क्या बता दिया? उसको फुटबॉल पसंद नहीं है. नेक्स्ट सेंटेंस है कि उसको हॉकी भी पसंद नहीं है. अब आपने दोनों सेंटेंसेस को इकट्ठा बोलना है, तो आप बीच में क्या बोल देंगे? नॉर. नॉर का बेसिक हिंदी मीनिंग होता है ना ही. उसको ना तो ये पसंद है ना ही ये पसंद है. तो ऑलवेज फॉर नेगेटिव एस्पेक्ट. आई हैव नेवर सीन दैट मूवी नॉर आई डू वांट टू सी इट. मैंने वो मूवी कभी नहीं देखी, लेकिन ना तो मैं उसको देखना चाहता, देखी भी नहीं और देखना भी नहीं चाहता. तो जो चीज ना तो करी ना ही करना चाहते हो, उसके लिए, उस ना ही के लिए आप किस चीज का यूज करेंगे? नॉर का यूज करेंगे. She hasn't been to Paris nor she has traveled to Rome. वो पेरिस नहीं गई है, वो रोम नहीं गई है. वो ना तो पेरिस गई है ना ही रोम गई है. तो ना ही के लिए आप किसका यूज करेंगे? नॉर का यूज करेंगे. There is disagreement over whether nor should be used in two elements or not. तो कुछ कुछ जगहों पर नॉर का यूज हो जाता है, कुछ कुछ जगहों पर नॉट का यूज हो सकते हैं. लेकिन जब आप इनिशियली कोई नेगेटिव स्टेटमेंट बता रहे हैं और उससे नेक्स्ट भी कोई नेगेटिव स्टेटमेंट है, यानी कि दो नेगेटिव स्टेटमेंट्स को ही आप एक सेंटेंस में बताना चाह रहे हैं, तो उसकी जगह पर हमेशा नॉर का यूज होगा. ठीक है. द नेक्स्ट कंजंक्शन वी आर गोइंग टू स्टडी इज बट. बट इज यूज्ड टू प्रेजेंट द कॉन्ट्रास्ट. लेकिन. बट को आप हिंदी में क्या बोल सकते हैं? लेकिन. जब आपने कोई चीज की लेकिन आपने जब वो उसको लेकिन को बोलना है सेंटेंस में कि कोई एक पॉजिटिव चीज आप बोल रहे हैं, अब नेक्स्ट सेंटेंस में आपने उससे ही रिलेटेड, उससे ही कॉन्ट्रास्ट में, उससे ही ऑपोजिट कोई चीज बोलनी है, फिर उनको यूज जोड़ने के लिए आप किसका यूज करेंगे? एक कॉन्ट्रास्टिंग कंजंक्शन का यूज करेंगे. एंड द कंजंक्शन इज बट, BUT, बट. आई वॉन्ट टू गो शॉपिंग बट आई कांट. मैं शॉपिंग जाना चाहता हूँ लेकिन नहीं जा सकता. ही वॉज अपसेट बट डिडंट क्राई. वो उदास था लेकिन फिर भी रोया नहीं. I would love to travel more, but I just don't have the time. मैं ट्रैवल करना चाहूंगी बट मेरे पास टाइम नहीं है. तो इस तरह से आप डिफरेंट कंजंक्शंस का यूज करके दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को जोड़ सकते हैं. द नेक्स्ट कंजंक्शन इज और, OR, और. और किसके लिए यूज होता है? हमने बट यूज किया था कॉन्ट्रास्ट के लिए, ऑपोजिट दिखाने के लिए. और यूज होता है सेम साइड ऑफ थिंग दिखाने के लिए, लेकिन जब हमें श्योर नहीं होता, श्योरिटी नहीं होती कि ये चीज होगी या वो चीज होगी, तो द कन्वर्जन ऑफ और इन हिंदी इज या. और नहीं, इट हिंदी वाला और नहीं होता, इट इज या तो ये या तो वो. उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? और का. नॉर के यूजेज को आप और के यूजेज से कंपेयर कर सकते हैं. जस्ट द डिफरेंस इज नॉर नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज होता है और पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए यूज होता है. जैसे कि और इज यूज टू रिप्रेजेंट अल्टरनेटिव चॉइसेस और ऑप्शंस. कैसे? वुड यू लाइक टू ईट चिकन, पोर्क और द बीफ. या फिर विच स्पोर्ट डू यू थिंक इज मोर एक्साइटिंग, फुटबॉल और हॉकी. तो वो चॉइस दे रहा है कि कौन सा आपको अच्छा लगता है, ये या ये. तो जब आपको चॉइस दी जाती है तो उन दोनों चॉइसेस के बीच में आप किसका यूज करते हैं? OR, और का यूज करते हैं. यहाँ पर एंड का यूज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एंड मतलब आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये चीज भी पसंद है वो भी चीज है. लेकिन ऑलमोस्ट जो आपके क्वेश्चन, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं, और आपने उसमें चॉइस प्रोवाइड करनी होती है, तब आप वहां पर OR, और का यूज करेंगे. नाउ द नेक्स्ट इन द लाइन इज येट. येट इज जस्ट लाइक बट. जैसे हमने बट का यूज किया था कि लेकिन ये हुआ, तो वैसे ही येट का हम यूज करेंगे. येट इज यूज टू प्रेजेंट कॉन्ट्रास्ट. जैसे बट यूज करते हैं हम कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए बस, और येट भी हम उसे लिए यूज करते हैं कि ही डिड येट ही कुडंट. फिर भी वो नहीं कर पाया. तो फिर भी की जो हिंदी होगी दैट वुड बी फिर भी इज कन्वर्टेड इनटू येट इन इंग्लिश. However, there is a subtle implication when we use yet. The information is surprising in light of what we already know. तो yet के बाद जो चीज हम बताते हैं वो काफी ज्यादा सरप्राइजिंग होती है, मतलब अनएक्सपेक्टेड होती है. वो चीज हम बोलने नहीं वाले होते और हम कोई स्पेसिफिक रीजन प्रोवाइड कर रहे होते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट का. एग्जाम्पल के साथ देखते हैं. It's poured all day, yet they haven't cancelled the football game.
पूरा दिन बारिश हो रही थी, फिर भी उन्होंने अपना फुटबॉल प्लान कैंसिल नहीं किया। तो इस फिर भी की जो इंग्लिश होगी दैट वुड बी येट। एंड द अनदर एग्जांपल ऑफ येट इज आई हैव रेड थाउजेंड्स ऑफ बुक्स सिंस हाई स्कूल येट द कैचर ऑफ द राय इज स्टिल माय फेवरेट। तो उसने कोई बुक उसने बहुत सारी बुक्स अपने स्कूल टाइम तक पढ़ी है, लेकिन फिर भी एक पर्टिकुलर बुक उसकी फेवरेट रही है। तो इस फिर भी की जो इंग्लिश होगी दैट वुड बी येट। द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ कंजंक्शन वी आर गोइंग टू स्टडी इज सो। सो का आप कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। सो इज जनरली यूज टू ज्वाइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज वेयर द सेकंड क्लॉज इज द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट। जब आप दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहे होंगे, तो जो सेकंड क्लॉज होगा उसका रीजन आपके फर्स्ट क्लॉज में होगा, वहां पर आप सो का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। he was exhausted so he went to bed early। वो थका हुआ था इसलिए जल्दी सो गया। he went to bed की जो हिंदी होती है दैट वुड बी वो जल्दी सो गया। ठीक है, तो वो जल्दी क्यों सोया, बिकॉज वो थका हुआ था। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शी वॉज द मोस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट सो वी गेव हर द जॉब। वो सबसे ज्यादा क्वालिफाइड थी इसलिए उसको जॉब मिल गई। उसको जॉब क्यों मिली, द रीजन इज इन द फर्स्ट क्लॉज दैट शी वॉज क्वालिफाइड द मोस्ट। नाउ द नेक्स्ट इज he has been working harder lately so his grades are improving। वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है इसलिए उसके जो ग्रेड्स हैं वो अच्छे हो रहे हैं। तो उसके ग्रेड्स अच्छे होने का रीजन फर्स्ट क्लॉज में है कि वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। hence the conjunction used here will be so। and the next type of conjunction we are going to study is correlative conjunctions। आप नाम से पहचान सकते हैं correlative, यानी कि जब दो चीजों के बीच में रिलेशन होगा तब हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस का यूज करेंगे। आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शंस और पेयर्ड कंजंक्शंस आर द सेट ऑफ कंजंक्शंस दैट आर यूज्ड टुगेदर लाइक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। दे जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस ऑफ सिमिलर और इक्वल इंपॉर्टेंस एंड स्ट्रक्चर। Unlike coordinating conjunctions, they can only join two elements together, no more. Some of the most common correlative conjunctions are both and, either or, just as, so, neither nor, not but, not only but also, whether और or। ये पेयर्स ऑफ कंजंक्शंस हैं जो साथ यूज किए जाते हैं सेंटेंस का मीनिंग बताने के लिए। जब आप डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे होते हैं कि कोई दो से ज्यादा चीजें हम एक ही सेंटेंस में डिस्कस कर रहे हैं, वहां पर हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस का यूज करते हैं। तो आइए वन बाय वन करके डिफरेंट इन्हीं कोरिलेटिव कंजंक्शंस की यूजेज और उनके एग्जांपल्स को देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बोथ एंड को। बोथ का मतलब है दोनों, एंड का मतलब भी जब आप दो चीजों के बीच में जो कंजंक्शन लगा रहे होते हैं दैट वुड बी एंड। सो बोथ एंड we use both and when we want to put emphasis on two elements that are true in sentence। we could also use the coordinating conjunction and, but it doesn't achieve the same emphatic effect। let us compare किस तरह से, जैसे कि this house is large and cozy। तो उसने दो characteristics बतानी है हाउस की, that it is large in size and cozy। तो क्या बीच में क्या यूज हो रहा है, and का यूज हो रहा है। now the another usage could be This house is both large and cozy। तो इस सेंटेंस में हम क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ये जो घर है इसमें दोनों फीचर्स हैं, वो लार्ज भी है और फिर भी वो कोजी है। ठीक है, जैसे कि अदर एग्जांपल कुड बी शी क्लीन हर रूम एंड वॉश द डिशेस। और बोथ और एंड के यूजेज से हम क्या बोल सकते हैं, शी बोथ क्लीन हर रूम एंड वॉश्ड हर डिशेस। तो उसने दो काम किया, हमने शुरू में बता दिया, शी वर्क फॉर टू वर्क्स, दैट इज क्लीन द रूम एंड वॉश द डिशेस। My mother and father are bookworms। Both my mother and father are bookworms। In the above examples, sentence using both and are more emphatic। emphatic का मतलब होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं जो काम हम हो रहा है। तो इससे क्या होता है, जब आपको रिलेटिव कंजंक्शंस का यूज करते हैं तो सेंटेंस फॉर्मेशन होती है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव बन जाती है। तो रिमेंबर, जब आपने अगली बार दो चीजों को बताना हो एक ही सेंटेंस में तो आप बोथ एंड का यूज कर सकते हैं। यूजेज आपने देख लिया, अब आप अपनी तरफ से भी सेंटेंस फॉर्म करके देख सकते हैं। द नेक्स्ट इन द लाइन इज ईदर एंड और। ईदर एंड और, EITHER, इसकी प्रोनाउंसिएशन आइदर नहीं होती, इट्स ईदर और। ठीक है, वी यूज ईदर और टू प्रेजेंट टू ऑप्शंस। जैसे कि अभी हमने और देखा था कि और क्या होता है, जब हम ऑल्टरनेट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं किसी चीज के, चॉइस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो वैसे ही इधर और की यूजेजेस होती है जब हम चॉइसेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं दो एक ही सेंटेंस में, वहां पर हम किसका यूज करते हैं, इधर एंड और का। ये क्या करती है, एम्फोसाइज करती है। एम्फोसाइज मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंस थ्रो करती है दोनों चॉइसेस पर कि आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं।
जैसे कि लेट्स ईदर गो स्विमिंग और गो शॉपिंग, तो दोनों में से एक काम कर लेते हैं, या तो स्विमिंग कर लेते हैं या फिर शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। या फिर ईदर योर फादर विल पिक यू अप और यू विल गेट अ राइड होम विद अ फ्रेंड, या तो तुम्हारे पापा तुम्हें घर ले जाएंगे या फिर तुम अपने फ्रेंड के साथ जा सकते हो। तो या तो और या, ये जो इनकी जो इंग्लिश बनेगी दैट वुड बी ईदर एंड और, ठीक है। अब इसी का ऑपोजिट जो होगा वो होता है नीदर एंड नॉर। नीदर एंड नॉर, वहां पे क्या थे, पॉजिटिव सेंटेंसेस थे। नीदर और नॉर में सिर्फ एक ही चेंज है, यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ना तो ये ना तो ये। तो जो वो ना ही की जो इंग्लिश रहती है दैट इज नॉर या फिर नीदर। जैसे कि नीदर जेम्स नॉर माइक एंजॉयज प्लेइंग बास्केटबॉल, ना तो उसे पसंद है ना ही उसे पसंद है। तो नीदर जेम्स नॉर दिस, आई वॉन्ट नीदर दिस नॉर दैट। तो जो चीजों के जब ऑप्शन होते हैं और दोनों ही नेगेटिव वे में हम यूज करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, वहां पर हम नीदर एंड नॉर का यूज करेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज नॉट एंड बट। नॉट मतलब नहीं, बट यानी कि लेकिन। तो वी यूज नॉट बट टू एक्सप्रेस अ कॉन्ट्राडिक्शन that is negating the first option while emphasizing the second। जब आपने दो सेंटेंसेस को जोड़ना है और आपने फर्स्ट ऑप्शन को तो रिजेक्ट करना है एंड सेकंड पर ज्यादा इंपॉर्टेंस शो करनी है, वहां पर आप किसका यूज करते हैं, नॉट और बट का। आई डू नॉट वॉन्ट दैट बट दिस, तो आई डू नॉट वॉन्ट दिस यानी कि उस चीज के लिए मैंने नगेट कर दिया सेंटेंस को, यानी कि उसको रिजेक्ट कर दिया। एंड इंपॉर्टेंस किसको दी मैंने, सेकंड क्लॉज को दी। तो एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, he isn't happy but thrilled, वो हैप्पी नहीं है, थ्रिल्ड है। she did not like but loved her new earrings, उसको सिर्फ पसंद नहीं थे, बस उसको बहुत ही अच्छे लगे थे, ठीक है। तो not just one friend turned up to help but the entire team arrived, कि कोई भी प्रॉब्लम आई थी तो सिर्फ एक नहीं सभी आ गए। तो जब हमने फर्स्ट सेंटेंस को नेगेटिव करना होता है और सेकंड सेंटेंस पर ज्यादा इंपॉर्टेंस शो करनी होती है, तब हम यूज करते हैं नॉट एंड बट का। द नेक्स्ट इन द लाइन इज नॉट ओनली और बट ऑल्सो, ठीक है। ये काफी ज्यादा यूज किए जाने वाले कंजंक्शंस है, विच इज आई डू नॉट ओनली वांट दिस, आई ऑल्सो वांट दैट। तो यूजेज के साथ देखते हैं, जैसे कि दिस हाउस इज नॉट ओनली लार्ज बट ऑल्सो कोजी। जैसे आपने अभी बोथ का पढ़ा था, बोथ और एंड का, वैसे ही वो सेम सेंटेंस हम इसमें भी डाल सकते हैं कि दिस हाउस इज नॉट ओनली लार्ज बट ऑल्सो कोजी, कि ये सिर्फ ये नहीं है ये भी है। तो ये नहीं है और ये भी है कि जो इंग्लिश बनेगी वो क्या रहती है, नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो। नॉट ओनली शी इज अवार्ड विनिंग सिंगर बट शी ऑल्सो रन्स अ ट्रैक, कि वो सिर्फ सिंगर नहीं है जबकि वो एक गाना भी प्ले कर सकती है। We use not only and but to emphasize an additional element in the sentence। जब हमने कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट सेंटेंस में शो करना होता है तब हम किसका यूज करेंगे, not only and but also। Now the next in sentence is just as or so। just as और so का आप कब यूज करेंगे, we use just as or so to indicate that the two elements being joined are similar। जब आपके just as और so to, जब आपके दो क्लॉजेज में जो एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं वो काइंड ऑफ सिमिलर हैं, वो उसकी तरह दिखता है, वो उस जैसा है, तो हम किसका यूज करेंगे, किन कंजंक्शंस का यूज करेंगे, दैट वुड बी जस्ट एज और सो। Usually just as begins an independent clause and so is followed by a second independent clause। Traditionally just as I love films so does my brother love sports, या फिर just as Americans love baseball so do Europeans love soccer। just as French are spoken in France so English is spoken in England। तो जैसे वो चीज वहां होती है वैसे ही वहां होती है, तो जैसे और वैसे की जो इंग्लिश रहेगी दैट इज जस्ट एज एंड सो। नाउ द नेक्स्ट वन इज वेदर और। जब आप दो चीजों में डाउट बता रहे होते हैं कि या तो ये हो सकता है या वो हो सकता है, जो आप डाउट क्रिएट कर रहे होते हैं एक सेंटेंस में, वहां पर यूज होते हैं वेदर दिस और दैट। I do not know whether the white paint or the green paint is better, यानी कि कंफ्यूजन शो हो रही है हमें सेंटेंस में कि I don't know, I am not sure कि white paint looks good or the green paint looks good। तो आप सेंटेंस में क्या बोलेंगे, I do not know whether white paint or the green paint looks better, या फिर he is not sure whether he'll be able to attend the game or not। वो श्योर नहीं है, श्योरिटी नहीं होती, जब कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है वहां पर हम किसका यूज करते हैं, whether this or that। He is not sure whether he'll be able to attend the game or not। या फिर whether हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, जब कोई चॉइस बनाई जाती है कि whether we stay home and eat a pizza or we go out and watch a film, I'm sure we'll have a good time।
हम ये भी करें या वो करें, हमें बहुत अच्छा लगेगा, तो उसके लिए आप वेदर और का यूज कर सकते हैं. नाउ द अनदर टाइप ऑफ conjunctions we are going to study is about subordinating conjunctions. Subordinating conjunctions क्या होती हैं? Subordinating conjunctions are used to create complex sentences containing one independent clause or main clause and another one is dependent and subordinate clause. यानी कि एक चीज दूसरी चीज पर अफेक्ट हो रही है, जिससे वहां पर हम subordinating conjunctions का यूज करते हैं. जैसे कि अब मुझे एक लाइन बतानी है कि आई वेंट टू द सुपर मार्केट एंड वी वर आउट ऑफ द मिल्क. अब दो सेंटेंस है कि मैं सुपर मार्केट गई, और एक दूसरा सेंटेंस क्या है कि वी वर आउट ऑफ मिल्क, यानी कि हमारे घर में दूध खत्म हो गया था. वी वर आउट ऑफ समथिंग मीन्स खत्म हो गई थी कोई चीज. दिस इज अ फ्रेज यूज्ड फॉर दैट. तो वी वर आउट ऑफ मिल्क, आई वेंट टू द सुपर मार्केट. ठीक है. अब इसके बीच में भी आप कुछ कंजंक्शन का यूज करेंगे, जिससे क्या होगा, जो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हम यूज कर रहे हैं उसको एक रीजन मिल जाएगा एक डिपेंडेंट क्लॉज के साथ, और उसके बीच में जो कंजंक्शन यूज होगी दैट इज नोन एज द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. तो अब इसको कंजंक्ट कर देंगे हम दोनों सेंटेंसेस को, तो क्या सेंटेंस बनेगा सही? आई वेंट टू द सुपरमार्केट सिंस वी वर आउट ऑफ द मिल्क, यानी कि हम सुपरमार्केट इसलिए गए क्योंकि ये चीज हो गई थी, तो उसके लिए हम क्या यूज करें? सिंस का यूज कर रहे हैं. डिफरेंट स्ट्रक्चर यूज हो सकता है इनके साथ, कि सिंस को आप शुरू में यूज करेंगे या लास्ट में. जब आप सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज करेंगे दो क्लॉजेस को करने के लिए, तो दोनों चीजें हो सकती है, या तो आप मिडल में यानी कि दोनों क्लॉजेस के बीच में उसको यूज करें, या फिर सेंटेंस के शुरू में ही यूज कर दें. दोनों जगह उसकी जो यूजेज रहेगी वो एकदम सही रहेगी. नाउ लेट अस स्टडी सम एग्जांपल्स कि आप किस किस तरह से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को यूज कर सकते हैं. नाउ नंबर 1 इज एज, बिकॉज. हम डिफरेंट कंजंक्शंस देख लेते हैं कौन कौन से यूज करने वाले हैं. एज, बिकॉज, सिंस. ठीक है. उसके बाद क्या क्या कंपैरिजन हम कर सकते हैं उसका? एज, ऑल्दो, इवन दो. कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं? इफ, इवन इफ, एज लॉन्ग एज. प्लेस के लिए आप कौन कौन सी यूज कर सकते हैं? वेयर, वेयर एवर. रीजन के लिए इन ऑर्डर टू, सो दैट. और टाइम के लिए बिफोर, आफ्टर, एज सून एज, वंस, अनटिल, व्हेन, व्हेनेवर या फिर व्हाइल. एक एक करके इनकी यूजेज पढ़ते हैं. सबसे पहले अगर हमने किसी चीज का कॉज बताना है कि ये चीज इस वजह से हुई थी, तो उसके लिए आप कौन सी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज करेंगे? दैट कुड बी एज, बिकॉज, सिंस. ठीक है. एज क्योंकि ये हुआ था, बिकॉज क्योंकि, सिंस क्योंकि. तो इन सबका हम क्या बता रहे हैं? अफेक्ट बता रहे हैं कि कोई चीज क्यों हुई थी. तो उसके आंसर में हम इन कॉज वाली सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस का यूज करेंगे. दैट वुड बी एज, बिकॉज एंड सिंस. My project was successful as you all worked very hard. Project successful क्यों हुआ? क्योंकि सबने बहुत ज्यादा work hard किया था. Next is my project was successful since you all have worked hard. Since, because इन सबकी same examples की तरह हम use कर सकते हैं. हमारी मर्जी है कि हम as use करें, because use करें या फिर since use करें. Now the next one is कि आप किस तरह से contrast दिखा सकते हैं कि कोई चीज जब दो phrases एक दूसरे से opposite हैं तो कौन कौन से कंजंक्शंस का यूज कर सकते हैं. उसमें से सबसे पहला है वेयर, नेक्स्ट इज वेयर एज, नेक्स्ट इज ऑल्दो, दो या फिर इवन दो. एग्जांपल्स देखते हैं इन चारों के. माय ब्रदर वर्क रियली हार्ड व्हाइल आई डिडंट मेक मच ऑफ एन एफर्ट. मेरे भाई ने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया जबकि मैंने कुछ ज्यादा मेहनत नहीं की थी. या फिर आई कांट स्टैंड वॉचिंग टेनिस वेयर एज आई लव वॉचिंग बास्केटबॉल. मैं टेनिस नहीं देख सकता लेकिन फिर भी मुझे बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद है. या फिर दो और ऑल्दो, आई डेंट लाइक दिस ऑल्दो दिस हैपेंड, यानी कि फिर ये हुआ फिर भी हुआ फिर भी हुआ. तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? दो और ऑल्दो या फिर इवन दो. आई वेंट टू द रेस्टोरेंट इवन दो आई वाज टोल्ड इट वाजंट वेरी गुड. मैं रेस्टोरेंट गया जबकि मुझे बताया गया था कि वो ज्यादा अच्छा नहीं है. तो उस जब नेक्स्ट सेंटेंस आपका काफी ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग रहता है, वहां पर आप यूज करेंगे इवन दो, ऑल्दो, व्हाइल या फिर वेयरएज का. एंड द नेक्स्ट एस्पेक्ट इज जब आपको कोई कंडीशन शो करनी हो अपने सेंटेंस में कि कोई चीज ऐसे होगी तो वो ऐसे होगी, अगर ऐसे होगा तो ऐसे होगा. जब आपको ऐसे कंडीशन शो करनी हो अपने सेंटेंसेस में, तो आप किन किन कंजंक्शंस का यूज कर सकते हैं उस सेंटेंस को ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए? दोज आर इफ, एज लॉन्ग एज, प्रोवाइडेड, इवन इफ, और इन केस या फिर इवन इफ. जैसे कि एग्जाम्पल के साथ देखते हैं. इफ का क्या मतलब होता है? अगर, कि इफ दिस हैपेंस दिस मे हैपन. तो
we can choose the subordinating conjunctions even if as long as in case या फिर provided that या फिर providing when referring to the hypothetical situation कि हम श्योर नहीं है कि ये होगा या ये होगा, जब हम आइडिया लगा रहे होते हैं किसी चीज का, वहां पर हम यूज करते हैं किसका, कंडीशनल सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का, कोरिलेशन कंजंक्शंस का, जैसे कि I will buy you a pizza if you help me to move my furniture. अगर तुम मेरी इस चीज में हेल्प करोगे तो मैं ये कर दूंगा. You should buy me a new TV if you get a bigger apartment. अगर तुम नया घर लेते हो तो मुझे ये कर देना. तो अगर तो इन सब की जो इंग्लिश रहेगी that would be if then, या फिर as long as provided, इन सब की यूजेज भी देख लेते हैं. I will buy you a pizza as long as you provide me that. या फिर I will buy you a new TV provided that you get a bigger apartment. जब आप किसी चीज की कंडीशन शो कर रहे हैं तब आप क्या यूज करेंगे, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडिंग, एज लॉन्ग एज. अब नेक्स्ट यूजेज किसकी है, इवन इफ की. इवन इफ में आप क्या यूज कर सकते हैं, वी यूज इवन इफ व्हेन एन आउटकम विल अकर डिस्पाइट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन. कैसे, एग्जांपल के साथ देखें. आई विल बाय यू अ पिज्जा इफ यू डू नॉट हेल्प मी टू मूव द फर्नीचर. मैं तुम्हें पिज्जा लेके दूंगा फिर भी तुम मुझे अगर फर्नीचर में हेल्प करके नहीं दोगे. या फिर ही इज गोइंग टू पास हिज टेस्ट इवन इफ ही डजंट स्टडी. वो अपना टेस्ट पास करने वाला है अगर वो अपना काम ना भी करे तो भी. तो ऐसे हाइपोथेटिकल सिचुएशंस जब आपने शो करनी होती है तब आप कंडीशनल कंजंक्शंस का यूज करेंगे. नाउ द नेक्स्ट इन लाइन इज व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग द प्लेस, कि कोई चीज कहाँ पर है, तब आप किन किन कंजंक्शंस का यूज कर सकते हैं. व्हेन द डिपेंडेंट क्लॉज इज रिलेटेड टू अ प्लेस we use where, wherever, but they are not interchangeable. उनको आप चेंज नहीं कर सकते हो जगह के अकॉर्डिंग. तो उनके लिए आप क्या यूज करेंगे, उनके लिए आप यूज करेंगे where, wherever का. जैसे कि he lives where it always sunny. वो कहाँ रहता है, जहाँ पर हमेशा काफी ज्यादा धूप रहती है. या फिर can we go where it's little quieter, क्या हम वहां जा सकते हैं जहाँ थोड़ा शांति हो. तो नेक्स्ट इज जब आपको कोई लोकेशन बतानी हो और फिर कोई कंडीशंस बतानी हो, जैसे कि आई वांट टू गो वेयर एवर इट इज क्वाइटर. मैं वहां जाना चाहता हूँ जहां भी थोड़ा चुप हो. तो आप यूज कर सकते हैं वेयर एंड वेयर एवर का जब आपको प्लेस डिफाइन करनी हो. नेक्स्ट इज अबाउट रीजन एंड टाइम. रीजन के लिए आप यूज करेंगे इन ऑर्डर टू, सो दैट, सो. जैसे हमने पढ़ा था कोई फर्स्ट स्टेटमेंट का जो रीजन है वो नेक्स्ट स्टेटमेंट में है तो आप किसका यूज करेंगे, सो का, सो दैट का, या फिर इन ऑर्डर टू का. नेक्स्ट इज टाइम, प्रीवियसली, कॉन्करेंटली और इन फ्यूचर. उनके लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हैं. प्रीवियसली के लिए क्या यूज कर सकते हैं, प्रीवियसली के लिए आप यूज कर सकते हैं बिफोर का, यानी कि पहले का. आई वेंट शॉपिंग बिफोर आई केम होम. मैं घर आने से पहले शॉपिंग पर हो आया हूँ. ही वोन द फर्स्ट प्राइज इन स्पेलिंग बी बिफोर स्टार्टिंग द 5th ग्रेड. वो अपना 5th ग्रेड शुरू होने से पहले ही स्पेलिंग में फर्स्ट प्राइज ले आया था. तो आपने जब पहले की कोई चीज बतानी होती है तो आप यूज करते हैं बिफोर का. नाउ द नेक्स्ट वन इज कॉन्करेंटली. जब दो एक्शन इकट्ठे हो रहे होते हैं तब आप उसको बोलते हैं कॉन्करेंट एक्शंस. या फिर रैपिड सक्सेशन, यानी कि बार बार कोई चीज हो रही है, उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, वंस, एज सून एज, या फिर व्हेन का. आई वाज स्लीपिंग व्हेन द फोन रैंग. जब फोन आया तब मैं सो रहा था. जब और तब, व्हेन आई वाज स्लीपिंग, देन आई वाज डूइंग दिस. I saw my brother when he was out of his friends. I saw my brother when he was out with his friends. Next is since. Please clean your room once you get home. जब भी तुम घर आओ तो अपना रूम क्लीन कर लीजिएगा. या फिर call me back as soon as you can. मुझे कॉल कर लेना जब भी तुम वापस आओ. The next condition is सब्सिक्वेंटली. सब्सिक्वेंटली मतलब एक एक्शन के बाद जब कोई एक्शन होने वाला होता है, यानी कि इन फ्यूचर कोई एक्शन करने को हम बोल रहे होते हैं या फिर होने वाला होता है, उसके लिए आप कंजंक्शन जिसका यूज करेंगे दैट वुड बी आफ्टर. आफ्टर यानी कि बाद में. आई वेंट शॉपिंग आफ्टर आई फिनिश्ड वर्क. आई फिनिश्ड वर्क फर्स्ट देन वेंट फॉर शॉपिंग, यानी कि कोई चीज पहले किसी चीज की हो रही है, आप उसका आफ्टर का यूज करेंगे. नाउ अप टू अ सर्टेन टाइम. अप टू अ सर्टेन टाइम मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम तक कुछ हो रहा है, तब उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, अनटिल का यूज करेंगे या फिर टिल का यूज करेंगे. जैसे कि ही रैन द ट्रैक अंटिल ही मूव्ड हियर. वो अपना गाना चलाता रहा जब तक वो यहाँ पर आ गया. या फिर यू कैन बोरो माई जैकेट अंटिल आई नीड इट. तुम मेरी जैकेट लेके रख सकते हो जब तक मुझे जरूरत नहीं पड़ती. तो इस जब तक को आपने जब तक एक सेंटेंस में
एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट तक कोई कंडीशन सेट करनी है किसी टाइम की, वहां पर आप किसका यूज करेंगे, अनटिल का यूज करेंगे। नाउ एवरी टाइम के लिए आप किसका यूज करेंगे, जब आपने एनी टाइम या फिर एवरी टाइम को शो करना है किसी भी सेंटेंस में, उसके लिए आप यूज करेंगे वेन एवर का। वेन एवर यानी कि कभी भी कोई चीज हो सकती है, उसके लिए आप यूज करेंगे वेन एवर। कॉल मी वेन एवर यू गेट होम, जब भी तुम घर आओ मुझे कॉल कर लेना। या फिर शी क्राइज वेन एवर शी सीज अ सैड मूवी, वो जब भी कोई सैड मूवी देखती है तब वो रोने लग जाती है। तो जब आपने कोई भी टाइम या फिर एवरी टाइम की बात करनी है, एक नॉर्मल बात करनी है जो कि होती रहती है, उसके लिए आप यूज करेंगे वेन एवर का। नाउ लेट अस चेक कि आपको कंजंक्शंस कितनी एक समझ में आई है। वी विल गो फॉर अ क्विज टॉपिक वाइज। फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर यूज्ड टू जॉइन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या ज्वाइन करने के लिए यूज की जाती हैं? ऑप्शन नंबर 1 इज वर्ड्स, नेक्स्ट इज फ्रेजेस, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, या फिर ए और बी, वर्ड्स और फ्रेजेस दोनों, या फिर ऑल ऑफ द अबव। You can mark your answer in your notebook. The next question is, which of the following is not a coordinating conjunction? इनमें से कौन सी coordinating conjunction है ही नहीं? For, and, therefore या फिर but. Mark your answer. Question number 3 is, complete the following sentence with the correct coordinating conjunction. I had studied a lot, dash, I did really well on the test. मैं बहुत अच्छे से पढ़ा था, डैश आई डिड रियली वेल ऑन द टेस्ट, मैंने टेस्ट में बहुत अच्छा किया क्योंकि मैं बहुत अच्छे से पढ़ा था। सो, फॉर, बट, येट, इनमें से आप मार्क कीजिए कि कौन सी सही कंजंक्शन लग सकती है इस ब्लैंक में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज रिटन करेक्टली। सेंटेंसेस हैं ए टू डी, देखते हैं। ही हैज हाइक्ड, कॉमा क्लाइंब, कॉमा कायाक्ड ऑल ओवर द कंट्री, कॉमा के साथ हमने यूज कर सकते हैं। Next is, he has hiked, climbed and kayaked in all over the country. C is, he has hiked, climbed and kayaked all over the country. The next is A and B या फिर all of the above. The next one is fifth question, which is, which of the following sentences is written correctly? I have never seen a bat nor I have seen an owl. मैंने कभी कोई बैट भी नहीं देखा, ना ही मैंने कोई आउल देखा। या फिर I have never seen a bat nor I have seen an owl, या फिर I have never seen a bat nor I have seen an owl, या फिर I have never seen a bat or I have seen an owl. You can mark your answer. Now for the quiz for the second topic, which was correlative conjunction. The first question is, correlative conjunctions are conjunctions that join dash together. correlative conjunctions कौन सी होती है जो dash को इकट्ठे मिला देती हैं? अब वो dash क्या है? 1 element, 2 elements, 3 elements या फिर 3 or more elements. You can mark down your answer. Next is, which of the following pairs is not a correlative conjunction? इनमें से कौन सा जो pair है, हमने जो correlative conjunctions का पढ़ा है, वो एक साथ pair है ही नहीं। either or, neither nor, not only but also, या फिर and but. Mark your answer. The next one is, complete the following sentence with the correct correlative conjunction. Dash, my friend studied a lot, dash, he is a genius because he has got A plus in his test. Either or आएगा इन दोनों blanks में, neither nor आएगा, not only और but also आएगा, या फिर not या but आएगा। Sentence आप दोबारा देख सकते हैं। Dash, my friend studied a lot, dash, he is a genius because he has got A plus in the test. Either or, neither nor, not only but also, या फिर not या but. Next question is, complete the following sentence with the correct correlative conjunction. He is dash a great rock climber dash an expert skier. वो ये भी है, तो उसकी जो आप सही conjunction use करेंगे वो क्या कर सकते हैं? just as, so, whether or, not only but also, या फिर इनमें से सभी इस सेंटेंस में फिट हो सकती हैं। The next question is, which of the following sentences must have a comma? आपको कॉमा किसके सेंटेंस में जरूर लगाना ही चाहिए। कॉमा किस में यूज करते हैं? पंक्चुएशन मार्क होती है जब आप दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे होते हैं। Not only Mike but also Daniel is coming with us, या फिर I think that we should not only go for skiing but also go for kayaking. Next is, the house is not only large but also cozy, या फिर not only I do need you
but come home early, I shall need you to pick up the dinner. तो ये सब 5 questions हैं आपके correlative conjunction से related. You can mark down your answer in your notes. And the last quiz, that is about subordinating conjunctions, which is subordinating conjunctions are the conjunctions that join dash together. Subordinating conjunctions किन दो चीजों को साथ मिलाती हैं? Two words, two independent clauses, an independent clause and a dependent clause, या फिर A and B, that is two words and two independent clauses. You can go back to the class and then check it what is the right answer. Now answer number 2 is which of the following words is not a subordinating conjunction? And, if, when या because. Next is इनमें से कौन सी subordinating conjunction नहीं है? And, if, when या because. Third question is complete the following sentence with the correct subordinating conjunction. You can only play outside dash your father gets home. तुम कभी बाहर खेल सकते हो dash your father gets home, because, whereas, until या in case. The second last question is complete the following sentence with the correct subordinating conjunction. क्या इस sentence में कौन सा subordinating conjunction लग सकता है? I'd rather not see that movie again dash we just saw it last week. मैं उस मूवी को दोबारा नहीं देखूंगा dash we just saw it last week. मैंने पिछले वीक ही देखी है. Options are where, as soon as, though या because. वो मूवी दोबारा नहीं देखेंगे dash लास्ट वीक देखी है. क्या क्या आ सकता है? where, as soon as, though या because. A, B, C या D. The last question is which of the following sentences is punctuated correctly? पंक्चुएशन मार्क किस किस में सही लगे हुए हैं? पंक्चुएशन मार्क्स बेसिकली मींस फुल स्टॉप्स, कॉमास कहाँ सही लगे हुए हैं. यू कैन चेक इट. ही वर्कड हार्डर इन ऑर्डर दैट ही वुड गेट द प्रमोशन. यहाँ पर कोई पंक्चुएशन मार्क है ही नहीं. इन ऑर्डर ही वुड गेट द प्रमोशन ही वर्कड हार्डर, इसमें भी नहीं है. इन ऑर्डर दैट ही वुड गेट द प्रमोशन कॉमा ही वर्कड हार्डर, इसमें है. नेक्स्ट इज A and B या फिर A and C. तो यू हैव टू चूज कि इन पांचों में से कौन सा ऑप्शन सही है. So that was all about conjunctions. आप conjunctions किस किस के लिए यूज कर सकते हैं? आपने जब एक सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाना है, यानी कि अपनी एक ही बात में एक से ज्यादा बातें बोलनी है, एक से ज्यादा सेंटेंस को आपने इंक्लूड करना है, फ्रेजेस को इंक्लूड करना है, वहां पर आप कंजंक्शंस का यूज कर सकते हैं. और आपने बहुत सारे कंजंक्शंस के टाइप में कंजंक्शंस के एग्जांपल्स देख लिए. नाउ यू कैन फ्रेम ऑन द सेंटेंसेस यूजिंग दीज कंजंक्शंस. आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू. थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग.